नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने जो है कुल मिलाकर के गवर्नेंस के, पब्लिक एड के और पॉलिटिकल थ्योरी के जो हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं। अब हमारे पास जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसी यूनिट बचती हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमारा एक पोर्शन बनता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो किताबें होती हैं, और वो किताबें वही किताबें होती हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर होती हैं। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं जहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज को समझना जरूरी है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो जरूरी हैं। उनके आर्गुमेंट क्या हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन थ्योरीज की। तो हमने जो है इसी के लिए एक नया सेगमेंट तैयार किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लगभग 60 क्वेश्चन का, जहाँ से थ्योरीज के क्वेश्चन हैं। डायरेक्टली जो किताबों के क्वेश्चन हैं या फिर आपके डायरेक्टली जो किसी छोटे मोटे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन को कवर किया जो आपके कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान दे के रखना है। इसमें कुछ किताबें भी आएंगी जो ज़रूरी किताबें हैं, जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप अगर इन 60 क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके चले जाएंगे एग्जाम में, तो शायद एक आध क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि इनकी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से। सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या है, यानी कि संस्थावाद। पहला क्वेश्चन बनता है इसका, निम्न में से संस्थावाद की विशेषताएं क्या, संस्थावाद क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली इसके ऑप्शन देखिए, संस्था में किसी पद की शक्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई पद है, कोई पोजीशन है, उस पोजीशन की पावर का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, मुख्यतः पश्चिमी देशों की संस्थाओं का अध्ययन होता था, यानी कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में जो है स्टडी की जाती थी। तीसरा है, ये एक स्टैटिक अप्रोच है। ठीक है, तो ये तीन जो विशेषताएं हैं, ये तीनों ही जो हैं संस्थावाद की विशेषताएं थी, इंस्टीट्यूशनलिज्म की विशेषताएं थी। कि वहाँ पर जो है पहले क्या होता था कि पावर का अध्ययन होता था, पावर के बारे में जो स्टडी की जाती थी वो होती थी सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी पद के ऊपर। जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पद की स्टडी की जाती थी कि राष्ट्रपति की चेयर है उसकी स्टडी होगी। फिर दूसरी चीज़, सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ की स्टडी हो रही थी, वेस्टर्न कंट्रीज से बाहर की स्टडी नहीं हो रही थी। फिर तीसरी चीज़, ये एक स्टैटिक अप्रोच थी, सिर्फ एक ही जगह पे शिफ्ट होकर के। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है डी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन संस्थावाद से नहीं जुड़ा हुआ है। तो संस्थावाद के थिंकर कौन नहीं है, कौन संस्थावाद की बात नहीं करता है, नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होता है कि कौन नहीं जुड़ा हुआ, जुड़े हुए अलग हो जाएंगे। फिर ये जेम्स ब्राइस, ये भी जुड़े हुए हैं। लवेल, ये भी जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रोगोर्स्की, ये भी जुड़े हुए हैं। रॉय मैक्रिडीज जो हैं वो इससे नहीं जुड़े हुए हैं। रॉय मैक्रिडीज जो हैं वो इससे नहीं जुड़े हुए हैं संस्थावाद से। आपको याद रखना, रॉय मैक्रिडीज जो हैं वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन संस्थावाद की आलोचना नहीं करता, कौन इंस्टीट्यूशनलिज्म की आलोचना नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आलोचना कौन नहीं करता। देखिए, डेविड ईस्टन जो हैं वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरे रॉय मैक्रेडीज जो हैं वो भी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आलोचना करते हैं। तीसरा लावेल, लावेल हमने अभी अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में, लावेल जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जबकि हरमन फाइनर जो हैं वो भी जो है इंस्टीट्यूशनलिज्म से नहीं जुड़े हुए, वो भी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से हैं। तो यहाँ पे लावेल जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म की आलोचना नहीं करते। ईस्टर्न, मैक्रेडीज, फाइनर तीनों जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म को। तो आंसर हो जाएगा लोवेल। इसके बाद ब्राइस और लोवेल को किसने तुलनात्मक सरकार का फाउंडर कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद कर लेना है कि ब्राइस एंड लोवेल को किसने कंपैरेटिव गवर्नमेंट का फाउंडर कहा है। तो ये कहा है ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रोगोस्की, डेविड ईस्टन, जीन ब्लेंडेल, बैकहोट। तो इसको कहा है जीन ब्लेंडेल ने, जीन ब्लेंडेल।
इसके बाद है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद कर लेनी, पेपर में बहुत बार आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेघोट। बेघोट जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, टॉकविल, ब्राइस, जीन ब्लैंडल ये नहीं है, बेघोट ने द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है। इसके बाद आता है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये किसने लिखी है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इस पुस्तक को किसने लिखा, तो इसको लिखा है टॉकविल ने। टॉकविल ने, ठीक है, टॉकविल ने जो है इस किताब को लिखा है। बेघोट, ब्राइस, जीन ब्लैंडल इन्होंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखा टॉकविल इसका आंसर। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ पुस्तक किसकी है। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ बुक किसकी है, तो ये किताब हो जाएगी आपकी ब्राइस की। आपको यहाँ पे सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देखने को जरूर मिलेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छांट छांट करके लिखी गई किताबें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्राइस, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, द ब्राइस। एंड डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी, टॉकविल की, और द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बेघोट की। ये आपको याद रख लेनी है। आगे है, इनमें से कौन सी पुस्तक जो लॉवेल ने लिखी है। लॉवेल ने कौन सी किताब लिखी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज ये लिखी है। ये मुझे नहीं लगता ये लिखी होगी, नहीं लिखी होगी। इसके बाद है गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये किताब जो है ये इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी है। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अभी अभी हमने देखा था द अमेरिकन कॉमनवेल्थ किसने लिखी थी, बिल्कुल याद रखिए, ब्राइस ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रख लेनी है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ किसने लिखी थी, ब्राइस ने। तो आंसर हो जाएगा इसका बी एंड सी, ये किताब होगी बी एंड सी, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, ये दोनों किताबें जो हैं लॉवेल के द्वारा लिखी गई हैं, इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर हैं ये। इसके बाद है थ्योरी इन प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये किसने लिखी, थ्योरी इन प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसने लिखी ये किताब ये लिखी हरमन फाइनर ने। थ्योरी इन प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसने लिखी है, हरमन फाइनर ने, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आते हैं संस्थावाद को किसने मेयर फैक्चुअलिज्म एंड हाइपर फैक्चुअलिज्म कहा है। मेयर फैक्चुअलिज्म एंड हाइपर फैक्चुअलिज्म, डेविड ईस्टन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेविड ईस्टन ही है इसका आंसर, डेविड ईस्टन ही हैं। ठीक है, तो मेयर फैक्चुअलिज्म एंड हाइपर फैक्चुअलिज्म इंस्टीट्यूशनलिज्म को किसने बोला है, डेविड ईस्टन ने। ये इसके बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। इसके बाद सही क्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कौन सी किताब पहले आती कौन सी बाद में आती है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, ये किताबें आपको लगानी, तो आंसर है इसका बी 4321। आपको कमेंट में ये बताना है इनके सन क्या क्या हैं, इनकी पब्लिकेशन डेट जो है वो आपको कमेंट में बता देनी है। तो 4321 4321 4312 सॉरी 4312। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पहले आती है, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट इसके बाद आती है, इसके बाद आती है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, और इसके बाद आती है द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये किताबें हैं। तो ये थे इंस्टीट्यूशनलिज्म के थिंकर और इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़ी हुई बातें। अब बात करते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की। यहाँ से क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आ रहे हैं। ठीक है, आपको बस आर्गूमेंट जरूरी है याद रखनी। अब देखिए निम्नलिखित में से क्या संस्थावाद के अध्ययन में शामिल है, यानी कि नव संस्थावाद जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पूछ रखा है क्या शामिल नहीं है, कौन सी चीज़ जो है वो इसमें शामिल नहीं है। देखिए, ये लिखित दस्तावेजों का अध्ययन जो है, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का या फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि लिखित जो लिखित हैं उनकी जो स्टडी है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में नहीं है, ये थी इंस्टीट्यूशनलिज्म में। ठीक है, ये खाली इंस्टीट्यूशनलिज्म में थी। ठीक है, संस्थावाद में थी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में नहीं है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या है, व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करना, उसके बाद
फिर है अनौपचारिक संगठनों का, ठीक है, अनऑफिशियल्स का। उसके बाद है समाजशास्त्र के विषयों का, यानी कि सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ का। तो यहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्टडीज जो है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी, ठीक है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। जबकि फॉर्मल किससे जुड़े होंगे, फॉर्मल जुड़े होंगे इंस्टीट्यूशनलिज्म से। आपको ये याद कर लेना, इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़े हुए फॉर्मल हैं, लिखित हैं, वेस्टर्न स्टडीज़ हैं। यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न यूरोप से बाहर की बात आ जाएगी, पश्चिमी जो देश हैं उनसे बाहर की बात आ जाएगी, और व्यवहारिक स्टडी का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसके बाद नव संस्थावाद में किस अध्ययन पर बल दिया जाता है। नव संस्थावाद में किन चीज़ों का अध्ययन किया, पहले संस्थागत अध्ययन पर यानी कि इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाएगी, ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरा है अनौपचारिक संगठनों का की स्टडी, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी होगी। उसके बाद समाजशास्त्रीय अध्ययन, ये हो जाएगा आंसर इसका डी, ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का प्रतिपादक किसे माना जाता है, मेन एडवोकेट्स किसे माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आंसर होगा जेम्स जी मार्च, ये बिल्कुल ठीक है, जेम्स जी मार्च। और इसके बाद है जोहान पी ओसलन, ये भी बिल्कुल ठीक है। डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड, ये नहीं है। इन मतलब कि फाउंडर नहीं माना जाता है, इसका मेन फाउंडर नहीं माना जाता है। ये हैं तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के ही दोनों, ठीक है, लेकिन मेन फाउंडर जेम्स जी मार्च और जोहान पी ओसलन है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसे कैसे, ये आरपीएससी में आया हुआ था, आरपीएससी 2020, ठीक है। आपको देख लेना इस क्वेश्चन को, तो आंसर हो जाएगा 3A और B जो हैं वो इसके मेन एडवोकेट्स हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के। इनमें से कौन सी बुक जो है मार्स और ओसलन द्वारा लिखी गई है, मार्स और ओसलन ने कौन सी बुक लिखी है, तो इनकी बुक हो जाएगी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रीडिस्कवरी इंस्टीट्यूशन, ये भी ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये भी ठीक है। तीनों ही बुक इनके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, ये तीनों बुक जो हैं इन्होंने लिखी है। हॉल और टेलर ने नव संस्थावाद के कितने प्रकार बताए, तो इन्होंने बताए हैं कुल मिलाकर के 3 प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे हॉल और टेलर ने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के 3 टाइप बताए हैं। हॉल और टेलर के अनुसार निम्न में से कौन सा नव संस्थावाद का प्रकार नहीं है। देखिए, जो नहीं है वो छूट जाएगा, जो है बाकी वो तीनों रह जाएंगे। तो एथनोसेंट्रिज्म जो है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का टाइप नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, रैशनल चॉइस थ्योरी, सोशियोलॉजिकल चॉइस थ्योरी, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो ये तीनों आपको याद रख लेने हैं, ये हॉल एंड टेलर के द्वारा बताए गए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के टाइप हैं। इसके बाद है इनमें से कौन रैशनल चॉइस थ्योरी से जुड़ा हुआ है। रैशनल चॉइस थ्योरी से कौन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, कौन जुड़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती मुझसे हो रही है, तो इसका मतलब एग्जाम में भी होती हैं ये गलतियाँ, यही चीज़ सुधारनी है कि रैशनल चॉइस थ्योरी से जुड़ा हुआ नहीं है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए W पावेल, ठीक है, ये जो है ये इससे नहीं जुड़े हुए हैं। जॉर्ज टेस्बेलिस ये इससे जुड़े हुए हैं। बैरी विंगेस्ट ये भी जुड़े हुए हैं। मार्गेट लेवी ये भी जुड़े हुए हैं। ये तीनों जो हैं रैशनल चॉइस थ्योरी के थिंकर हैं। इसके बाद है वीटो पावर, हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर्क, बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है जॉर्ज टेस्बेलिस ने, जॉर्ज टेस्बेलिस। इसके बाद आते हैं रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म ये बुक किसने लिखी है, ये है बैरी वेंगेस्ट ने ये किताब लिखी है। इसके बाद ऑफ रूल एंड रिवेन्यू, ये किसकी बुक है, तो ये है मार्गेट लीवी की बुक, ऑफ रूल एंड रिवेन्यू। तीनों की बुक आ गई हैं अलग अलग, तीनों के नाम याद हो जाएंगे, तीनों की किताबें याद हो जाएंगी। समाजशास्त्रीय संस्थावाद किन पर बल देता है, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म किस पे बल देता है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ही किस पे बल देता है, तो ये देगा आपका समाज की संस्कृति यानी कि कल्चर ऑफ सोसाइटी, उसके बाद ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और उसके बाद हैं कस्टम्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये तीन जो हैं तीनों चीज़ों पे जो है ये फोर्स करता है सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बाद है द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको याद रख लेनी है। तो इसके हैं W पावेल एंड पीजे डिमागियो, ठीक है। तो ये नाम आपको जो है याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
इनमें से कौन ऐतिहासिक संस्थावाद से नहीं जुड़ा हुआ है? हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? याद रखना, नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से जो है वो सैमुअल पी हंटिंगटन, ये मुझे लगते जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। इसके बाद है पीजे डिमागियो, ये हिस्टोरिकल से नहीं जुड़े हुए हैं, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से नहीं है, ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से हैं सीधे। बैरिंगटन मूर, ये भी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के ही हैं, ठीक है। शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, डेविड ईस्टन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी इसका, यानी कि बी और डी जो हैं वो इसमें आंसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा इसका बी एंड डी, यानी कि ये दो जो हैं ये नहीं जुड़े हुए हैं। पीजे डिमागियो जो हैं ये नहीं जुड़े हुए हैं, और दूसरे डेविड ईस्टन जो हैं ये नहीं जुड़े हुए हैं। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात कर रहे हैं हम। वैसे तो ये इंस्टीट्यूशनलिज्म न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़े हुए हैं, हिस्टोरिकल से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात नहीं करते हैं ये। आगे चलते हैं। कौन सी बुक थेडास्कोपोल के द्वारा लिखी गई है? यानी कि थेडास्कोपोल जो है उन्होंने किताब कौन सी लिखी है? तो यहाँ पे देखिए, सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ये किताब नहीं है। हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर्क, स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन, ये किताब किसकी है? स्टेट एंड सोशोलॉजिकल रेवोल्यूशन, स्टेट के ऊपर वो लिखती हैं, ठीक है। स्टेट द ब्रिंगिंग बैक इन 1985 उनकी एक और किताब है, नोट कर लीजिए, स्टेट द ब्रिंगिंग बैक इन, ठीक है। ये किताब भी जो है 1985 में आई थी इनकी, स्टेट की इंस्टीट्यूशनल स्टडी को लेकर के, इंस्टीट्यूशन को दोबारा से स्टडी करने को लेकर के 1985 में आती है। ये किताबें आपको याद रखनी है। इसके बाद आती हैं सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, सिस्टम अप्रोच क्या कहती है? पहली बात तो ये है कि सिस्टम अप्रोच के फादर कौन है? तो सबको पता होगा, लुडविन वान बटरफ्लाई, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी में ये स्टडी आती है, बायो के अंदर जो है इसकी स्टडी शुरू होती है, ठीक है। तो लुडविन वोन बेरेटेनलाफाई जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस में आएंगे तो डेविड ईस्टन का नाम आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत को पहली बार किसने प्रेजेंट किया था? यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिस्टम थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया? तो ये प्रेजेंट किया था डेविड ईस्टन ने, ठीक है। और वैसे अगर देखें तो वैसे नाम आएगा आपका लुडविन वोन बटरफ्लाई, ठीक है। बेरेटेनलाफाई जो है उन्होंने प्रेजेंट किया सबसे पहले। इसके बाद डेविड ईस्टन है ये। डेविड ईस्टन ने अपनी किस बुक में जो है व्यवस्था सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो इनकी जो बुक है वो आती है, एक ही किताब है इनकी, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये किताब जो है ये इसके बारे में बात करती है, सिस्टम अप्रोच के बारे में, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। बाकी किताबें इनकी द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एंड अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ये किताब आती है इनकी 1951 में, और ये आती है इनकी 1965 में, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। इसके बाद इनमें से कौन सिस्टम थ्योरी से नहीं जुड़ा हुआ है? सिस्टम थ्योरी से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो पीजे डिमागियो जो है वो नहीं जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। बाकी डेविड ईस्टन भी बात करें, गैब्रियल आल्मंड भी बात करें, डेविड एप्टर भी जो है वो सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं। फाउंडर के तौर पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है वो हम डेविड ईस्टन को लेते हैं। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस, पुस्तक किसने लिखी? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस, ये बुक किसने लिखी? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये बुक जो है ये लिखी थी हमारे एप्टर की ही होनी चाहिए, डेविड एप्टर की, हाँ डेविड एप्टर की ही बुक है, हमारा आंसर डेविड एप्टर है। तो डेविड एप्टर ने जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस, ये डेविड एप्टर की बुक है। इसके बाद है नेशन एंड वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। नेशन एंड वर्ल्ड, कार्ल ड्यूज जो हैं इसके लेखक हैं, कार्ल ड्यूज ने ये किताब लिखी थी, ठीक है। इसके बाद है इनमें से कौन सी पुस्तक जो है गैब्रियल आल्मंड ने लिखी है? गैब्रियल आल्मंड जो है उनकी बुक जो है वो कौन सी है? वो है इनकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में आई हुई है, ठीक है। आपको याद रख लेना है। ये कब आई थी? शायद
1966 में आई होगी ये किताब, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में होगी या फिर 1952 में, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको एक बार चेक कर लेंगे कौन से सन में ये आती है, ठीक है। और ये भी जो है साथ में जो और किताबें लिखी हुई हैं आपको साथ में ये देख लेना है कि नेशन एंड द वर्ल्ड, कार्ल ड्यूस की किताब है। पावर एंड सोसाइटी जो है ये शायद मैक्स वेबर की किताब हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको देख लेनी है। डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ये आगे आ जाएगी आपके भी। इसके बाद है शक्ति और समाज, पावर, हराल्ड लेसवेल, पावर एंड सोसाइटी, ये किताब जो है आपकी हराल्ड लेसवेल की है, हराल्ड लासवेल की किताब है। इसके बाद है आलमंड ने कितनी तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं बताई हैं। आलमंड ने जो है वो कितनी तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम बताए हैं, तो इन्होंने बताए हैं कुल मिलाकर के 4 पॉलिटिकल सिस्टम बताए कि 4 तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता है। कोलमैन ने 3 तरह की राजनीतिक व्यवस्था, कोलमैन ने जो है 3 तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम बताए हैं। इनमें से कौन सी अथॉरिटेरियन सिस्टम नहीं है, किसको अथॉरिटेरियन सिस्टम नहीं है, कौन सा जो अथॉरिटेरियन सिस्टम नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कोलमैन ने 3 तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम बताई है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अथॉरिटेरियन व्यवस्था दिखाई नहीं देती आपको। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगी, जैसे सेमी कम्पिटिटिव है, सेमी कम्पिटिटिव में जो है वो अथॉरिटी नहीं दिखाई देगी आपको। इसके बाद जैसे कम्पिटिटिव सिस्टम, यहाँ भी नहीं दिखाई देगी। दिखाई कहाँ देगी, डिक्टोरियल सिस्टम, डिक्टेटरशिप में, ओलिगार्की में, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल में। ये इन तीनों में कहता है, रिप्रेजेंटेशनल में बहुसंख्यक का कहता है, ओलिगार्की में एक ही व्यक्ति होता है, डिक्टेटरशिप में जो है एक व्यक्ति और उसकी विचारधारा, तो ये हो जाएगी तानाशाही वाली। तो सेमी कम्पिटिटिव और कम्पिटिटिव सिस्टम इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड सिल्स, एडवर्ड सिल्स का नाम याद रखें। एडवर्ड सिल्स ने कितने प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं बताई हैं, तो वो बताई हैं 5 प्रकार की। इनमें से कौन सी व्यवस्था का प्रकार एडवर्ड सिल्स ने नहीं बताया है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम एडवर्ड सिल्स ने नहीं बताया है। देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये भी बताया है, टेटुलर डेमोक्रेसी यही बताया है, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की यही बताया है, ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी ये भी बता रखा। तो इसका मतलब क्या है कि सारे ही बता रखे हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर डी, सभी प्रकार के हैं, सभी व्यवस्थाएं के प्रकार हैं। इसके बाद है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी की बात किसने की, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ये बात करते हैं डेविड ईस्टन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार बार क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, ठीक है। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, रिसोर्सेज का बराबर बंटवारे की बात करता है ये, और लगातार बंटवारा करता रहना चाहिए, तब एक सिस्टम जो है वो वर्क करता है। इसके बाद ईस्टन के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सा काम अपने सर्वाइवल के लिए करती है। ईस्टन के अकॉर्डिंग एक राजनीतिक व्यवस्था, एक पॉलिटिकल सिस्टम इनमें से कौन सा काम जो है अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा करती है, ठीक है। वही चीज़ जो हम पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, लोगों के स्रोतों के वितरण को स्वीकार करना, ठीक है, साथ में समाज में संसाधनों और स्रोतों का वितरण करना, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी यानी कि दोनों हो जाएंगे, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, साथ में लोगों ने जो लोगों से स्वीकार करवाना होता है, यानी कि जो कमांड की है सरकार ने, जो सिस्टम कहता है, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको लोग फॉलो भी करें, ये काम करता है वो, ठीक है। यानी कि उसके लिए फोर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की बहुत संभावना रहती है। इनपुट, ईस्टन के इनपुट थ्योरी में क्या शामिल है। इनपुट के अंदर वो पूरा एक सिस्टम बनाता है ना इस तरीके से कि यहाँ पे जो है आपके इनपुट हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे उसके आउटपुट हैं, यहाँ पे पब्लिक बैठी है, यहाँ फीडबैक है, और यहाँ गेट कीपिंग है, मतलब कि ये आउटपुट बनते हैं, फिर यहाँ से ये आउटपुट है यहाँ से, ठीक है। तो ये इनपुट हो गए, यहाँ गवर्नमेंट हो गई, और यहाँ आउटपुट हो गए, ठीक है। तो ये हो गई पब्लिक आपकी, और ये जो है इधर आ गए आपकी फीडबैक वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है चलता रहता है ये सिस्टम, ठीक है। और ये फीडबैक जो है यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे इस तरफ पहुँचता है, तो यहाँ पे ये गेट कीपिंग है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक सिस्टम बनता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यहाँ पे बनता है इस तरीके से। तो डेविड ईस्टन में जो ये इनपुट जो है यहाँ पे ये किस चीज़ को शामिल करता है,
ठीक है। तो ये जो फीडबैक होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, ये फीडबैक या तो आपको सपोर्ट कर सकता है या अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? क्या डिसीजन शामिल है इनपुट में? नहीं, डिसीजन आउटपुट के अंदर होते हैं। डिमांड आती है, समर्थन आता है। ठीक है, ये पक्का आएंगे। और इसके बाद जो है प्रतिपुष्टियाँ, ये भी आएंगी आपकी। ठीक है, डिमांड आ जाएंगी और आपकी जो है वो सपोर्ट आ जाएगा इनपुट के अंदर कि आपको इनपुट कैसा मिला, डिमांड मिली या सपोर्ट मिला, या फिर जो है प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक होता है। ठीक है, तो ये फीडबैक आ जाएगा आपका कंप्लीट फीडबैक। तो ये तीन चीज़ें जो हैं यहाँ पे शामिल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में कौन सी क्रियाओं को शामिल किया गया है? तो सीधी सी बात है, इनपुट शामिल है और आउटपुट शामिल है। तो आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया, ए और डी। ऐसे ही आंसर बन सकते हैं, ऐसे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कोशिश की, आगे बन भी सकते हैं, कोई और भी बना देगा। सिस्टम के अंदर किस क्रिया को निर्णय लेने की क्रिया कहा जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको आप जो है डिसीजन मेकिंग फंक्शन बोलते हैं। तो कहाँ पे फंक्शन होगा? तो ये जो आउटपुट है, जो हमने बात की थी ना, जो ऐसे बन रहा था, आपका एक ग्राफ बन रहा था, उस ग्राफ के अंदर जो ये आउटपुट फंक्शन है, ये डिसीजन मेकिंग फंक्शन होता है। यहीं पे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, डिसीजन लेके यहाँ से भेजे जाते हैं सारे के सारे। इनपुट में तो प्राप्त होने वाली चीज़ें, यहाँ से आउट होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो आउटपुट के अंदर जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। ईस्टर्न के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं कितने कार्य करती हैं? ईस्टर्न ने कितने काम बताए हैं हर एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए? तो ईस्टर्न ने कहा कि 5 काम करती हैं। ठीक है, ईस्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार कोई राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सा काम नहीं करती? कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कौन सा काम नहीं करता है? तो इसका आंसर जो है वो देखिए, विधायिका के कार्य करती है वो लेजिस्लेशन के करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव करती है, डिमांड को डेवलप करना वो भी करती है, समर्थन जुटाने का काम ये भी करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे काम करती है, इसका मतलब सभी कार्य करती है। आंसर बी, यानी कि लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाने का काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, डिमांड डेवलप हो लोगों की वो काम करेगी, लोगों से सपोर्ट मिले उसको काम किया है तो वो काम करेगी। डिमांड एंड सपोर्ट हो गया साथ में, तो दोनों ही आ जाएंगे, तो फीडबैक मिलता है, तो उसमें यही दो चीज़ें होती हैं। तो दोनों चीज़ें जो हो गवर्नमेंट के काम हैं। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में प्रतिपुष्टि कहाँ से पैदा होती है? प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, फीडबैक कहाँ से आता है? तो आंसर हो जाएगा आउटपुट से। यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट था, इससे क्या हुआ? पब्लिक को मिली पॉलिसी, पॉलिसी से क्या हुआ? पॉलिसी से पब्लिक ने क्या किया? पॉलिसी से उसने दिया फीडबैक कि मुझे ठीक लगी या गलत लगी। और फीडबैक से क्या जनरेट होता है? फीडबैक से जो जनरेट होती हैं दो चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई भी एक आ सकती है। एक हो सकती है डिमांड और एक होता है सपोर्ट। तो ये दो चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे रचनात्मक कार्यात्मक उपागम किन देशों की व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए विकसित किया गया? यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो गैब्रियल आलमंड और वर्बा ने डेवलप की थी, तो ये कहाँ किन देशों के लिए डेवलप की गई थी? ये की गई थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे 1945 के बाद में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो देश न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बने, जो नए आज़ाद स्वतंत्र राष्ट्र हुए, उनके लिए जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच उभर करके आती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सबसे पहले किस विषय में प्रयोग की गई थी? तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिर से वही चीज़। राजनीतिक विज्ञान में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गैब्रियल आलमंड ने। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले गैब्रियल आलमंड ने जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज़ की थी। आलमंड एंड कोलमैन ने पॉलिटिकल सिस्टम के कितने काम बताए हैं? आलमंड एंड कोलमैन ने पॉलिटिकल सिस्टम के कितने काम बताए हैं? तो इन्होंने बताए हैं कुल मिलाकर के 7 काम। ठीक है, आलमंड और कोलमैन के अनुसार इनमें से कौन सा कार्य आगत कार्यों में आता है? ठीक है, आगत यानी कि इनपुट, इनपुट के अंदर आता है। तो इनपुट में आलमंड एंड कोलमैन जो कौन से काम को बताते हैं? तो ये बताते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। तो इसके बाद आता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एक तरीका, ये भी ठीक लग रहा है। इनपुट में नियम बनाना नहीं आता, नियम लागू करना भी नहीं आता इनपुट में। ठीक है, ये दोनों आउटपुट के काम। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए बस, मुझे कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है।
नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, ठीक है, सही है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक संचार कार्य किसका भाग है? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किसका एक पार्ट है? तो ये जो है आउटपुट और इनपुट, इनमें से किसका एक पार्ट होना चाहिए? तो ये हो जाएगा इनपुट का पार्ट। ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी कि अगर सोशलाइजेशन कर रहा है तो सोशलाइजेशन में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बनाने का काम भी तो जो है वो कौन करेगा? वो काम भी जो है इनपुट ही करेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउटपुट कार्यों में कौन से कार्य नहीं आते? यानी कि आउटपुट के जो काम है, फंक्शन है, उसमें कौन से फंक्शन नहीं आते हैं? ठीक है, देखिए, नियम बनाना आता है, नियम लागू करना आता है, नियम को फॉलो करवाना आता है, नियम तोड़ना। ठीक है, तो डी जो है वो नहीं आता है कार्यों में। डी जो है नियम तोड़ना नहीं आएगा आउटपुट में, कि नियम तोड़े जाएं, ये नहीं हो सकता। इसके बाद फीडबैक किस कार्य द्वारा पूरा होता है? फीडबैक कौन सा काम है जिससे पूरा हो सकता है? तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, या फिर राजनीतिक सामाजिकरण, या हित समूहीकरण, या हित अभिव्यक्तिकरण। यानी कि फीडबैक आया है, ठीक है, तो फीडबैक से जो है आप कौन सी चीज़ जो है वो पूरी कर सकते हैं? कौन सी चीज़ है जो फीडबैक को पूरा करवाती है? तो वो करवाती है इंटरेस्ट अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है आपके हितों को जो है वो पूरा करवाता फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बताएगा कि फीडबैक क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम कब उभर कर सामने आते हैं? सामने आया, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कब उभर के सामने आई? तो इसका सीधा सा जवाब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आती हैं। इसके बाद है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के फादर किसको माना जाता है? यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के फादर कौन है? चार्ल्स डार्विन। वैसे तो चार्ल्स डार्विन है इसके फादर। ठीक है, ये बायोलॉजी में यूज हुई थी, वहाँ पे इसको माना जाता है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज किसकी पुस्तक है? द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज जो है ये बुक किसकी है? तो ये बुक हो जाएगी आलमंड एंड पावेल की। आलमंड एंड पावेल बहुत बार आती है पेपर में, ये किताब आपको याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, बहुत बार आती है। इसके बाद आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक किसने लिखी? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी हमने, तो ये बुक लिखी थी आलमंड एंड पावेल ने। ठीक है, तो ये किताब आपको याद रख लेनी है, इन किताबों के नाम आपको याद रख लेने हैं। बहुत सारी किताबें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी पेपर के अंदर, यहीं से कई सारी चीज़ें। और जितने इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको जो हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेंगे, तो उनके अंदर जो है सबसे, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के क्वेश्चन हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा ही क्वेश्चन आएगा। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। हाँ, मैं कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ आपको जो पढ़नी चाहिए, जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आपको लुशियन पाई के बारे में, सिडनी वर्बा के बारे में, ठीक है, एक है जैसे पॉलिटिकल कल्चर के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और एक है पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये 3-4 अप्रोच और हैं आपकी, मैं हो सका तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, और शायद मैं लेके भी आऊँगा, जल्दी ही लेके आऊँगा। ठीक है, अभी के लिए हम इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन करें क्योंकि बहुत पहले के बनाए हुए क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर डिस्कशन इसलिए ज़रूरी था कि आप समझ जाएँ कि आपको पढ़ना क्या है। आपको बाहर नहीं जाना, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पढ़ना। पेपर के टाइम पढ़ने वाली यही चीज़ें होती हैं जो मैंने ये 3 अप्रोच ये अलग बताई हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, और साथ में आपकी जो है इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको साथ में क्या और पढ़ना चाहिए अभी लास्ट के दिनों में। ये जो 3 अप्रोच बताई हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये 3 अप्रोच भी आपको थोड़ी बहुत जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहेंगे कि और क्या फैक्चुअल हो सकता है इसके अंदर से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है वो आपको नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेशनलिज्म जो है वो भी आपको पढ़ना है वहाँ पे, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर और भी अगर कई टॉपिक देखेंगे तो नेशनलिज्म के अलावा अगर आप जाएंगे तो फिर आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना
चाहिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलस्टीन की जो थ्योरी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इमैनुअल वॉलस्टीन की थ्योरी जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कोर, पेरीफ्री और सेमी पेरीफ्री, ये कंट्रीज़ कौन सी हैं, क्या करती हैं, इनके क्या वर्किंग है, ये आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आज की क्लास में इतना ही करवाते हैं, बाकी जो आपको करना है वो आपका बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कोशिश करते हैं, कौन सी यूनिट लेके आएंगे अभी फाइनल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश होगी इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चन हैं वो लेके आने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आने की कोशिश करूँगा। और शायद अभी कुछ और वीडियोज हैं जो आपके लिए इस एग्ज़ाम से पहले जो हैं वो आपको अपलोड कर दी जाएंगी जल्द ही, बहुत जल्द। डेली की एक वीडियो ज़रूर आ रही है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।